नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों कांग्रेस की सक्रियता थोड़ी अधिक दिखाई पड़ रही है। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने सबसे पहले कानून व्यवस्था के मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम स्थापित किया और उसके बाद से कांग्रेस जो सक्रिय हो गई है, उस सक्रियता के पीछे भी अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था क्या बहाना है, सक्रियता जो दिखाना है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हर मुद्दे के लिए सत्ता के साथ जूझ रही है। प्रदर्शन किया जाता है, मेहनत के साथ आवाज उठाई जाती है, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिलता है जैसा मिलना चाहिए। हाल ही में एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज कराने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को थाने में धरना देना पड़ा। फिर एक बार कानून व्यवस्था पर सियासी टकरार हो गया। दीपक बैज और विजय शर्मा आमने सामने रहे। इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों के साथ पूरे घटनाक्रम को गृह मंत्री शर्मा ने नौटंकी करार दिया है। 5 घंटे के संघर्ष और दबाव के बाद मजबूरी में आपसे और सीएम हाउस से अनुमति के बाद एफआईआर लिखा गया। हमारे आंख के सामने ये हमने देखा है। जनता के सामने अपनी बचाव के लिए झूठ मत बोलिए। मैंने पता किया बाद में, भाई क्या हुआ, तो बोले एफआईआर हो चुका था, बताया गया भैया एफआईआर हो गया। फिर भी धरने पर बैठ गया और बाद में कहा कि हम बैठ गए तो हो गया। ऐसा मामला है। ऐसी नौटंकियों से सरकार राजनीति नहीं चलती है। 10 सितंबर को महिला कांग्रेस सरकार को महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर घेरने की तैयारी कर रही है। इधर कानून व्यवस्था पर सियासत छिड़ी ही थी। एक बार फिर कांग्रेस में खबर सामने आ रही है कि इस बार कांग्रेस 1.5 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी भी कर चुकी है। सूची तैयार है, बस मुहर का इंतजार है। कानून में बदलाव की स्थिति जब जब बनती है, तब तब बीजेपी तीखा तंज कसते नजर आती है। अब बीजेपी ने कांग्रेस की बदलाव खबरों को लेकर कहा कि कांग्रेस में अब सक्रियता नहीं है, कांग्रेस मृतप्राय हो चुकी है। हमारी सूची लगभग तैयार है। हमारे प्रभारी से सहमति लेने के बाद जल्द ही सूची जितना जल्दी हो सके हम लोग जारी करेंगे। जहां परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कमजोर परफॉर्मेंस है, वहां बदलाव करेंगे। बदलाव हो ही चुका है पूरा, चाहे सत्ता में हो चाहे संगठन में। अब उसमें और क्या बदलाव की आवश्यकता है? जब नेता हो तो सूची बने तो वायरल हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगभग मृतप्राय है, नेताओं का अभाव है, इसलिए कांग्रेस से उम्मीद करना बेमानी है। जनता भी उनको भूल चुकी है। अब इधर कांग्रेस बदलाव करे या जोर शोर से सरकार के खिलाफ सड़क में घेराव करे, थोड़ी कश्मकश तो जरूर होगी। बहरहाल कांग्रेस जमीन पर मौजूद है, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से इस बात पर जोर दिया जाता है कि कांग्रेस में अब वो दम नहीं बचा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की सियासत में बार बार लगातार कांग्रेस की सक्रियता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। किस तरह से जो है अब सक्रियता पे भी सवाल उठने लगे हैं। सियासत के गलियारों में चर्चा बेहद तेज हो चुकी है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों को तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ युवा नेता उज्जवल दीपक जी है। उज्जवल जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता अजय गंगवानी जी है। अजय जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे है। कांग्रेस थोड़ी अति सक्रिय दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि धरातल पे जो स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर बनी है, इसी वजह से कांग्रेस सक्रिय है। भिलाई से लेकर रायपुर तक पीसीसी चीफ को थाने में बैठना पड़ रहा है एफआईआर लिखवाने तक के लिए। जरा एक बार विश्लेषण कर दीजिए इस सक्रियता के पीछे की क्या कहानी आपको समझ आती है। देखिए, सत्ता जाने के बाद अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है तो उसको विपक्ष की भूमिका तो निभानी पड़ेगी। और विपक्ष की हैसियत से जो विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत खराब तो है नहीं, अच्छी शक्तिशाली विपक्ष है। तो धरातल पर भी कांग्रेस को अब कुछ करते हुए दिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए स्वाभाविक है कि सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की जरूरत होती है। और जब मुद्दे मिल जाते हैं तब आप जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने संगठन के सहयोग से किस स्तर तक, कितने प्रभावशाली तरीके से आप उस विरोध को अंजाम देते हैं और सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं।
तो ये प्रयास जो है ये तो दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जब देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी तब एक व्यापक प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ और वो वास्तव में वो प्रभावशाली प्रदर्शन था। लेकिन उसके बाद जब ये भिलाई वाली घटना हुई जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल कर रहे थे, भूपेश बघेल ने स्वयं पत्रकार वार्ता ली, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये भूपेश बघेल का अपना विरोध है, उसमें संगठन खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था। भूपेश बघेल के बाजू में चरणदास महंत नहीं थे, दीपक बैज नहीं थे, और जब दीपक बैज खुद थाने गए तब भूपेश बघेल साथ में नहीं थे, चरणदास महंत साथ में नहीं थे। अभी आपने हाल में देखा होगा कि एक आरोप बड़ा धान खरीदी का जो आरोप उन्होंने लगाया कल ही तब भी उसमें चरणदास महंत थे। तो आप अगर बारीकी से देखें तो मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर भी कुछ आपसी खींचतान जो है वो मची हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार उज्जवल जी का रुख कर रहे तो उज्जवल जी, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक सवाल उठा रही है, बार बार आंदोलन कर रही है। 10 तारीख को फिर से सीएम हाउस घेराव का ऐलान महिला कांग्रेस ने कर दिया है। अब आप इसे कांग्रेस की अति सक्रियता कहिए या मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन कहिए, क्या कहेंगे जरा बताइए। अवधेश जी, एक सोप ओपेरा आधा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे को मरने मारने पे तुला रहता है। कोई किसी को जहर पिला रहा होता है, कोई किसी को बिल्डिंग से धक्का दे रहा होता है, कोई किसी को एक्सीडेंट कर रहा होता है। कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में यही हालत है। देखिए, हर कोई एक दूसरे को काटने पे लगा हुआ है। हमें मालूम ही नहीं चलता कि लीड कौन कर रहा है। भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं कि चरणदास महंत लीड कर रहे हैं कि दीपक बैज लीड कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं, अपना अपना संगठन चला रहे हैं। और संगठन, कांग्रेस का संगठन है क्या? एक ऐसा संगठन जिसका मालिक हमेशा तय हो, उसको संगठन मैं तो नहीं मानता। जब गांधी फैमिली का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो संगठन का मुझे कोई औचित्य और अस्तित्व नजर नहीं आता। सरासर ये आई वॉश वाली बातें हैं। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि संगठन नाम की कोई चीज है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी दुकान है जिसकी मालिक गांधी फैमिली है। ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री इस देश के थे, उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा। ठीक है, वो अपने अपने तय के। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं अजय जी का रुख कर लेता हूं। अजय जी, क्या सच में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि आप लोग को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, या संगठन के भीतर खाने जो बदलाव की बयार बह रही है उसमें अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, अपना पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए सक्रियता जो है वो अति सक्रियता में बदल रहा है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है? अजय जी, देखिए, बात सक्रियता की नहीं है। विपक्ष का एक नैतिक दायित्व है कि कोई भी अगर ऐसा काम हो रहा है जो आम जनता के हित के खिलाफ है, तो ये विपक्ष का दायित्व है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, सड़क पर उतरकर आंदोलन करें ताकि आम जनता को सही ढंग से न्याय मिल सके। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी है। मैं 6 महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं। आज रायपुर के नए बस स्टैंड में एक 50 साल की महिला के साथ बलात्कार होता है। भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ यौन शोषण होता है। 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है कि भैया गंभीर छेड़छाड़ की गई है। वहां के एसपी इस घटना का इंकार करते हैं। 5 जुलाई की घटना, 2 महीने तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। कांग्रेस के जब नेता सड़क पर उतरते हैं, विरोध करते हैं, तब 2 महीने के बाद उसको आप 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, रायगढ़ के पुसौर गांव में एक बच्ची के साथ, महिला के साथ 14 लोगों बलात्कार करते हैं, जिसको लगातार दायर करते रहे कि सामूहिक बलात्कार नहीं है। यही सेम इन्होंने किया। रायपुर के बस स्टैंड में बलात्कार किया, बोले नहीं सामूहिक नहीं है। महत्वपूर्ण बात सामूहिक है या नहीं है, किसी महिला का चरित्र हनन क्या जो सभ्य समाज पे धब्बा नहीं है? ये क्या सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का नैतिक दायित्व नहीं है कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे? एक महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रशासन का दायित्व है कि छत्तीसगढ़ की महिला, छत्तीसगढ़ की माता, छत्तीसगढ़ की बहन, छत्तीसगढ़ की आम जनता को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जशपुर में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। जशपुर की बात करूं, अभी ताजा उदाहरण 3 सितंबर का सीतापुर में नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है। आज जो कोंडा गांव में नाबालिग का बलात्कार होता है, 20 दिन तक आंदोलन नहीं होता। एक ताजा उदाहरण कल का दे देता हूं। अभी मैं आपके चैनल पे
माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुन रहा था, बोले पहले से एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर की कॉपी है जो कल 8:48 पे सरस्वती नगर थाने में हमारे दीपक बैस जी, हमारे अन्य कार्यकर्ता, हमारे मीडिया के चेयरमैन जब 5 घंटे तक थाने का घेराव करते हैं, तब दबाव में बार बार उनसे कहा क्या गया, भैया ऊपर से दबाए, ऊपर। भैया आखिर ऊपर वाला है कौन? आखिर किसके दबाव में आप अपराधियों को बचाने का प्रयास करते हैं? एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, एनएसए के जो कार्यकर्ता है वो इंकार करता है कि मैं भाजपा में एबीपी में शामिल नहीं होगा। बेदम पिटाई की जाती है। आप एबीपी पे कार्यकर्ता पे तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, एनएसए जो विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। देवेंद्र यादव से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आपका इंटेलिजेंस फेलुअर, आपकी प्रशासन की विफलता, उसका ठिकरा आप हमारे विधायक की गिरफ्तारी करके फोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है, आपने दर्जनों मुद्दे बताए कि इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पे है, लेकिन प्रफुल्ल जी जिस बात की समीक्षा कर रहे थे, सियासी गलियारों में जिस बात की चर्चा हो रही है कि दीपक बैज उपस्थित होते हैं, भूपेश बघेल जी गायब हो जाते हैं, भूपेश बघेल जी आते हैं, दीपक बैज जी गायब हो जाते हैं, चरणदास महंत आते हैं, भूपेश बघेल जी नहीं रहते हैं, भूपेश बघेल आते हैं, चरणदास महंत नहीं, तो बहुत सारी तरह की जो समीकरण है। मैं आऊंगा आपके पास, एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूं। प्रफुल्ल जी, ये बात तो सच है कि कांग्रेस संगठन जो है वो इस वक्त चुनाव के दौर से या बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आंतरिक समीक्षाएं चल रही है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दीपक बैज ने कल भी कहा, आज भी कहा कि हमारी सूची तैयार है, बस घोषणा का इंतजार है। तो क्या वही सवाल है कि इसी वजह से क्या एक मुद्दे पे अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है? बलौदाबाजार को लेकर आप 4 दिन सक्रिय रहे। देखिए, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनकी सरकार चली गई। नेतृत्व सरकार का वो कर रहे थे, दीपक बैज संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। तो अगर पराजय हुई तो नैतिक रूप से दोनों दोषी माने जाते हैं कि भाई आप संगठन के मुखिया थे, आप सरकार के मुखिया थे। तो निश्चित रूप से एक पहली प्रथम दृष्टया जिसको हम कहते हैं ना कि वो जो ठीकरा है इन दोनों के माथे पर ही फूटेगा। फिर उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। दीपक बैज को टिकट नहीं मिलता है। अब इसके बाद भूपेश बघेल सरकार भी हार चुके और लोकसभा का चुनाव भी हार चुके। फिर इसके पहले सत्ता में रहते हुए एक बड़े कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव, आप उनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते, अभी आपने उनकी चर्चा नहीं की। संगठन कांग्रेस का जो आला कमान है वो उनकी तरफ भी देख रहा है और एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी भी गई है, जो मैनिफेस्टो जिसके लिए वो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको उनके हिसाब से सरकार ने बकायदा जिम्मेदारी दी। तो आप ये मानकर चलिए कि जो संगठन के भीतर जो चाहे वो भूपेश बघेल हो चाहे दीपक बैज हो, इनको लेकर के जो कुछ भी माहौल चल रहा है तो संगठन इससे वाकिफ भी है और अभी सब कुछ अभी महासचिव बनने हैं तो लोग पार्टी में पुनर्वास भी चाहते हैं कि भाई हमको कोई बड़ा पद मिले, बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो भूपेश बघेल भी चाहेंगे कि उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया जाए, 2-3 राज्यों का प्रभार दिया जाए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब असम का प्रभार उनको दिया गया था। तो इस तरह वो भी कुछ बड़ा पद संगठन में चाहेंगे, क्योंकि सत्ता तो है नहीं, न केंद्र में है न राज्य में है। और इसी को रोकने के लिए आपसी खींचतान हर पार्टी में होती है। ऐसा कोई ये कोई कांग्रेस के लिए लागू होता हो ऐसा नहीं है, ये सभी जगह होता है कि सब लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए मतलब सड़क पर भी सक्रिय होते हैं, सदन में भी सक्रिय होते हैं। तो मुझे ये सक्रियता इस तरह की दिखती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है उज्जवल जी, प्रफुल्ल जी ने कहा कि नंबर बढ़ाने का जो नंबर गेम सियासत में होता है, यही वजह है कि सियासत की लाइनें बदल जाती है, मुद्दे बदल जाते हैं। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल राजनीतिक नौटंकी कर रही है। अजय जी आपको 1 दर्जन मुद्दे गिना दिए कि साहब कहां है कानून व्यवस्था, जरा जवाब दीजिए। अब देखिए, नंबर बढ़ाने पे किस्सा याद आ गया। जग्गी हत्याकांड हुआ था, नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दूसरी पार्टी के कोषाध्यक्ष की हत्या कर दी थी। ये नंबर बढ़ाने वाला काम किया गया था। मुझे उस सीन याद आता है, गुडियारी में याद होगा, रायपुर शहर में कैपिटल, एक आदमी जो है एक लड़की को बालों से खींच के कटार पे कटार मारे जा रहा था, उसको तलवार पे तलवार मारे जा रहा था सरे आम। पर उस समय सौम्या चौरसिया जो सरकार चलाती थी इनकी, संगठन की सर्वे सर्वा थी इनकी, आयातित लेकिन इंपोर्टेड नेता काम करते थे कांग्रेस के अंदर और जनता ने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। यही कहानी रही है। निवेदन है कि वर्तमान व्यवस्था पे बात करें, अगर मैं नैतिक भैया ठीक है उज्जवल जी, आप कंप्लीट। उज्जवल जी कंप्लीट। ये जब
मैंने कहा ना कि जिनके घर कांच के होते हैं लाइट बंद करके कपड़े बदलने चाहिए। इनसे अपना संगठन तो संभलता नहीं, अपनी सरकार संभली नहीं और आ गए विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। ये तो बताइए आपके आला कमान है कौन छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल अध्यक्ष है कि दीपक बैज अध्यक्ष है कि चरणदास महंत अध्यक्ष है? संगठन नाम की कोई चीज नहीं इनके। आयातित नेता काम करते थे और एक्सपोर्ट हो चुके हैं राज्य से। आराम से काम करें। और जो प्रवक्ता होते थे इनके, आप समझिए क्या करते थे इन लोग यहाँ पे? कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जो सीएम हाउस में कानून व्यवस्था छोड़ के शराब चोरी का काम करते थे, कोयला चोरी का काम करते थे, लोगों की नौकरियां बेचने का काम करते थे, उनको हक नहीं है छत्तीसगढ़ के विकास सुरक्षा व्यवस्था की बात करने की। जो लोग बोलते थे कि नक्सली हमारे अपने भाई हैं, बयान सुनिए आप राज बब्बर जी का, बयान सुनिए आप रंजीत यादव जी का, जो बाहर से जो सांसद बनाया था इन्होंने कि नक्सली हमारे अपने हैं। इनके हमारे नेताओं की जाने गई थी झीरम घाटी में। इनको शर्म नहीं इस बात का कि 5 सालों की जांच करा लेते? भूपेश बघेल जी बोलते रहे सबूत मेरी जेब में, क्यों नहीं पकड़ लिया नक्सलियों को? नक्सलियों तो 60 गांठ करके चुनाव लड़ते थे। ये बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सुरक्षा की। आप देखिए पिछले 4 महीनों में क्या काम हुआ है। 150 नक्सली मारे गए हैं, कल 9 मारे गए हैं, 600 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। हम आंतरिक सुरक्षा की भी चिंता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। भाजपा की सरकार, मैं जवाब ले लेता कांग्रेस को हक नहीं है सुरक्षा व्यवस्था की बात करने की। ठीक है, मैं जवाब लूं। उज्जवल अजय जी, कांग्रेस को कोई हक नहीं साहब। जनता जनार्दन ने आपको बाहर कर दिया, आपने नेता इंपोर्ट किया, जनता ने आपको एक्सपोर्ट कर दिया। उज्जवल जी कह रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूं। जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, महत्वपूर्ण है। अधिकार की कैसे बात कर रहे हैं आप? 2 राउंड में आपने स्पष्ट उससे पूछा। भैया मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे रहा हूं। ये बात राजनीति की नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ की आम जनता को, छत्तीसगढ़ की माता बहनों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी क्या शायद सरकार की नहीं है? क्या पुलिस की नहीं है? क्या प्रशासन की नहीं है? भैया आप सत्ता में हैं, 9 महीने हो गए, अभी भी बैठ के उज्जवल जी इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं जैसे भूपेश सरकार है और विपक्ष में बैठे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ महिला की बात नहीं है। आज देखिए नक्सलवाद की बात कर रहे हैं। आपके कैलाश नाग, आपके तिरुपति कटला, आपके कोमल मांझी, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं और ये नक्सलवाद की बात करते हैं। अपराध चरम पे। रायगढ़ में पत्रकार सत्य के ऊपर कातिलाना हमला होता है। राजीव बालोद अंबिकापुर में लगातार गिरफ्तार करवाते थे पत्रकारों को आप। शांति से सुन लीजिए। एक बार अजय जी को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है उज्जवल जी एक बार अजय जी घर तोड़ते थे पत्रकारों। शांति से सुन लीजिए। मैं भी वही कर सकता हूँ। अजय जी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बात है, कांकेर में इनके नेता, भाजपा नेता असीम दास की हत्या, रेत का अवैध उत्खनन, ताजा उड़ाने के लिए राज्य में आज रेत के अवैध उत्खनन का दायित्व क्या बढ़ चुका है कि ग्रामीणों से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए शराब की अवैध तस्करी, रेत का अवैध उत्खनन, लगातार नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे। मैं कंप्लीट कर, देखिए महत्वपूर्ण संक्षेप में मैं 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बात है। भैया आप अगर उसके लिए महिला अत्याचार के लिए हमको FIR दर्ज करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो क्या इसको आप संविधान और कानून का राज मानेंगे? आप देखिए कोंडागांव में 20 दिन तक नहीं, पिलाई के DPS में बच्ची के साथ 2 महीने तक अजय जी आ गई आपकी बातें, मोटी मोटी आपकी बातें आ गई। देखिए आप भिलाई का जिक्र बार बार कर रहे हैं। सियासत में एक सवाल साहब ये भी गूंज रहा है कि 3 जुलाई की घटना थी। 3 जुलाई की घटना थी, 30 अगस्त को कांग्रेस प्रेस वार्ता लेती है। ये इस बात की भी चर्चा है। मैं लौटूंगा प्रश्न उठा तो मेरे को जवाब देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। पास्को एक्ट, अगर हम बड़े पत्रकार भी बैठे हैं वो अच्छे से समझ ले, पास्को एक्ट में अगर कोई FIR दर्ज की बात की जाती है तो पहले FIR दर्ज की जाती है, फिर जांच की जाती है। SP लगातार ये बोलते रहे FIR दर्ज नहीं करेंगे। मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं टेक्निकल नहीं। छोटी सी बात, आप वरिष्ठ पत्रकार मुझे बता दीजिए, क्या 5 जुलाई की घटना पे 4 सितंबर 2 महीने के बाद FIR दर्ज को आप राजनीतिक संरक्षण नहीं मानते? अपराधियों को बचाने का प्रयास नहीं मानते? SP के बयान अजय जी मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं साहब कि राजनीति में जब फुर्सत मिलेगी तब आंदोलन करेंगे। क्या देखिए हमारा 3 जुलाई की घटना 30 अगस्त को PC होती, मैं इस पे सवाल उठा। PC के बाद जी हमारा वहां पे लगातार प्रदर्शनदारी था। भूपेश बघेल जी स्वयं लगातार ठीक है, मैं 2 महीने तक FIR क्यों नहीं होती? ठीक है, मैं पूछता हूँ, में 20 दिन तक मैं पूछता हूँ, मैं जवाब ले के कार्यकर्ता के लिए 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन क्यों? अजय जी मैं सारे सवालों पे जवाब ले लेता हूँ। मैं एक बार ठीक है, संरक्षण दे रहे हैं। ठीक है अजय जी आपकी बात आ गई। अजय जी आपकी बातें आ गई। मैं प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूँ। सारे सवालों का जवाब उज्जवल जी देंगे। बड़े सुलझे हुए विद्वान प्रवक्ता है उज्जवल जी, हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, सवाल यह है कि कानून व्यवस्था पे सवाल उठेगा तो दोनों ही दल कह रहे हैं कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनता तो सुनने के लिए बैठी है ना, जनता तो फैसला देने के लिए बैठी है। नहीं, कानून व्यवस्था पर
सवाल खड़े करना ये तो विपक्ष की हैसियत से अगर कांग्रेस है तो उसका ये दायित्व है, उसको करना भी चाहिए। मैं अभी एक बात को लेकर के बड़ा मतलब जो भिलाई में जो हुआ, तो भिलाई में एक मतलब ऐसी एफआईआर दर्ज हुई कि उसमें उसके परिजन भी उसका जो है वो कहते हैं कि यार हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि जो पीड़ित है वो सामने नहीं आ रहा, ठीक है। और उस पीड़ित परिवार से जो बार बार जो बात उठ रही है ना कि एक स्कूल में एक अबोध बालिका के साथ यौनाचार की घटना, उसके घर पे कौन गया? आप देखिए, हाथरस में हादसा होता है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, बंगाल में हादसा होता है तो आप तस्वीरें देखते हैं ना उस पीड़ित परिवार की। तो जब इस घटना को लेकर इतना बवंडर मचा हुआ है तो वो पीड़ित परिवार के साथ तो कोई गया ही नहीं। प्रफुल्ल जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब जरूरी है, एक छोटी सी बात है। अजय जी आप नोट कर लीजिए। अजय जी उज्जवल जी ठीक है, उज्जवल जी एक पक्ष को रख रहे हैं। अजय जी आप नोट कर लीजिए, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने तक एफआईआर नहीं हो रही। मैं वही कह रहा हूँ, पूछ चुके सवाल, मैं जवाब लूंगा ना। वन साइड में चला ना, मेरा एक निवेदन है। नहीं, कोई एक तरफा बात नहीं, वन साइड बात कर रहे हैं आप एकदम। उसमें जो पीड़ित है, जब तक वो सामने नहीं आएगा आप इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर के जाएंगे? मैं जरूरी चीज कह रहा हूँ जी। प्रफुल्ल जी, जरूरी बात सुन लीजिए। अगर पास्को एक्ट की एफआईआर होती है, किसी को सामने आने की जरूरत नहीं है, पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है। ये पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। 4 साल की बच्ची के साथ अगर शोषण हो रहा है तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? बताइए, आप जांच में क्यों करेंगे? अजय जी आप 5वीं बार एक ही बात को कह चुके, मैं हरा रहा हूँ ना आपकी बात आ गई। ठीक है, मैं उज्जवल जी के नहीं, प्रफुल्ल जी के मानने से, अवधेश के मानने से, उज्जवल जी के मानने से क्या होगा? जो कानून है, नियम है, होगा। चीजों को चैनल पे उठाए, मैं आ रहा हूँ। जिसकी गलती है उसको प्रश्न चिन्ह लगाए। ठीक है अजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं उज्जवल जी से जवाब लूं। उज्जवल जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, कि क्यों सवाल उठते हैं, क्यों सियासतदानों को सियासत का मौका मिलता है ऐसे गंभीर मसलों पे? अब देखिए, भिलाई का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। छोटी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी है। उस संवेदनशील विषय पे किसी को बचाने का सवाल नहीं पैदा होता। ये एक बड़ा, तो फिर क्यों 2 महीने एफआईआर नहीं हुई? अजय जी, या तो आप बोल रहे हैं, मेरा कंप्लीट अजय जी, उज्जवल जी आप कंप्लीट, अजय जी रुके नहीं, जवाब दे रहे हैं ना। अजय उज्जवल जी आप कंप्लीट, उज्जवल जी आप कंप्लीट, ठीक है उज्जवल जी आप कंप्लीट, 2 महीने एफआईआर क्यों? उज्जवल जी आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है एकदम, ठीक है जी बताइए। उज्जवल जी, झूठ बोलने से सच नहीं हो जाएगा। क्यों एफआईआर नहीं हो रही है 2 महीने? अजय जी बोलने दीजिए ना, अजय जी बोलने तो दीजिए, अजय जी बोलने दीजिए ना, अजय जी बोलने तो दीजिए। आप बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना। एंकर आप हैं कि ठीक है उज्जवल जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आप मुझे पहले क्लियरिफिकेशन दे दीजिए। समापन कोई बढ़ कंप्लीट। तो बड़ा संवेदनशील विषय है और पुलिस और प्रशासन और स्कूल प्रबंधन और पेरेंट सबकी सहमति से कुछ चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद कुछ तय किया गया है। पॉस्को का मामला बड़ा ही जटिल होता है, बड़ा ही संवेदनशील होता है, घर वालों के लिए बड़ा दुखदायी होता है, हम सबके लिए भी बहुत दुखदायी। और हम क्यों बचाएंगे? ममता बनर्जी नहीं है हम कि अपराधियों को बचाएंगे। बदलापुर के लिए बता दीजिए कुछ। अजय जी समापन, अजय जी समापन, अजय जी रुक जाइए 1 मिनट, कोई बात नहीं कर रहे हैं मुद्दों पे। मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, आप बोलने नहीं दूंगा। आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट। राधिका खेड़ा जो उनकी प्रवक्ता थी, उनके साथ क्या क्या हुआ उन्होंने आप सबने टीवी पे देखा। जवाब दीजिए ना। ऐसी पार्टी को कर्नाटक में मोदी जी किसका शोषण कर रहा है, वोट मांगते हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। अजय जी मैं जवाब ले रहा हूँ ना। आप जवाब नहीं ले पाएंगे उज्जवल जी, आप पिन पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। जो बात उठ रही है कि 2 महीने बाद एफआईआर क्यों, पिन पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। आगे बढ़। संवेदनशील विषय है। पुलिस प्रशासन, स्कूल प्रबंधन, पेरेंट्स सब मिलकर कुछ बात कर रहे थे और जहां तक मुझे मालूम चला है, क्या बात कर रहे थे, परिजन भी शायद एग्री नहीं थे। ये पर्सनल उनका एक ओपिनियन हो सकता है। इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। राजनीति कर रही है सिर्फ कांग्रेस पार्टी इस संवेदनशील मुद्दे को। और मेडिकल रिपोर्ट लहराया गया बच्ची का जिसमें उसका नाम था, जो कि एक अपराध है। पहले भी राहुल गांधी ऐसा काम कर चुके हैं। नैतिक साहस नहीं है जवाब देने का। आपने 4 बार पूछा, पिन पॉइंट जवाब दीजिए। अजय जी, नैतिक साहस तो दीजिए जवाब।
दोनों डॉक्टर की रिपोर्ट के अजय बाद जी, आप एफआईआर दर्ज नहीं अजय जी, मैं सच करते। बता आखिर रहा हूं। एसपी क्यों गलत बयानबाजी कर अजय रहे जी, हैं? किसको बचाने के लिए कुल कर रहे मिला के ये है कि मुझे समाप्त करना पड़ेगा, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। दरअसल एक गंभीर मुद्दे पे, न केवल गंभीर, बेहद गंभीर मुद्दे पे इस तरह की चर्चा से कोई समाधान, संवेदनशील, बेहद संवेदनशील मुद्दे पे इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। मुझे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।